अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको इसाराना में वर्ल्ड ऑफ विद इसाराना में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज देखिए, मैंने बात तो करनी थी भारत के घटियापन पे, जो एक बार फिर साबित हुआ, लेकिन मैं पहले चाह रहा था कि एक ऐसा इशू जो हर पाकिस्तानी अभी तक समझ नहीं पा रहा कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये ब्रॉडशीट क्या है, ये कावे मुसावी कौन है, ये कावे मुसावी एक चौमुखी लड़ाई लड़ रहा है। कभी ऐसा लगता है कि वो कहता है ये नवाज शरीफ ने मुझे पैसे दिए, ऑफर की। कभी कहता है कि जी जरदारी साहब के बंदे आके मुझे मिले, उन्होंने कहा कि जी आप पैसे ले लें। कभी कहता है जी नैब वालों ने मुझसे कहा कि हमें कमीशन दे दें। कभी वो कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। वो खुद क्या है कौन ये? अचानक ये जो वारिद नाम हुआ है और इसने आके पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तानी तो वैसे ही बैन अल-अक़वामी तौर पे चारों तरफ मशहूर ही है कि जी हम तो बस शायद को अल्लाह माफ करे 2 नंबर सी को कौम है, और हमारे जो लीडर हैं उनके पास पैसों के कमाने के अलावा कुछ भी नहीं है, और वैसे हम मुसलमान हैं लेकिन हमें आखिरत पे इस हद तक यकीन है कि हम कहते हैं कि सरे महल बना लो, अब जो है एवन फील्ड बना लो, इस तरह की चीज़ें बना लो, शायद यही हमारी बख्शिश का सबब बनेगी। लेकिन इसने आके ये कावे मुसावी ने तो एक क़यामत सी मचा दी। अब समझ ही नहीं आ रहा कि वो है किसकी तरफ, समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। मरियम बीबी भी आज कह रही है कि नवाज शरीफ को फंसाने के लिए ये ब्रॉडशीट बनी थी और खुद हुकूमत फंस गई। अब आम आदमी सोचता है कि ये नवाज शरीफ को फंसाने के लिए अगर बनी थी तो ये 2000 में कैसे उसके साथ मुआहदा हो गया, और अगर ये हुकूमत ने नवाज शरीफ को फंसाना था तो इमरान खान कौन से वलीउल्लाह हैं जिन्हें 2000 में ये पता था कि आगे जाके नवाज शरीफ को ब्रॉडशीट की वजह से पकड़ा जाएगा। तो ये सारा कुछ इतना कंफ्यूजिंग है, इतना ज्यादा आम आदमी के लिए वो हैरान कौन है कि उसे समझ नहीं आती कि वो किसकी हमायत समझे। कावी को ये समझे कि वो हुकूमत के साथ है, कावी को समझे वो नवाज शरीफ के खिलाफ है, कावी को समझे कि वो हुकूमत पे और नैब पे तनकीद करके नवाज शरीफ के साथ है। किसके साथ है कुछ समझ नहीं आ रही। इसलिए आज हमने जिस शख्सियत को आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है, वो नैब को उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो साबिक डीजी रहे नैब के, और नैब के हवाले से और फिर ब्रॉडशीट के हवाले से बड़े अपडेट हैं। तो उनसे जब मैंने बात की तो मुझे बहुत सारी और भी चीज़ों का इदराक हुआ। मैं चाहता हूँ कि वो आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर की जाए। सैयद बुरहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आगाज ना एक शॉर्ट से करना चाह रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि हमारी एक बेस बन जाए बात की, फिर हम उस पर बात करेंगे। प्रोड्यूसर साहब वो दिखाइएगा जो बुरहान साहब। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान है कोई। ये जी मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लांटेड क्वेश्चन किया गया, और क्वेश्चन तो सारे प्लांटेड थे। वो जो एंकर था हमारा उसका बस नहीं चल रहा था, नहीं तो वो ये साबित कर देता कि नवाज शरीफ के खिलाफ जितने जुडिशरी ने फैसले किए वो सब फ्रॉड थे। फ्रॉड है। अब आप ये देखें कि ये बातचीत जो कर रहे हैं मुसावी साहब जो है, इनकी अपनी क्या के क्रेडेंशियल्स हैं, नोबडी नोज इन पाकिस्तान जो है, और ये एक फरिश्ता के सिफत इंसान बन रहे हैं। हाँ। और फिर दूसरी साइड पे ये है कि इनकी कंपनी, जिसको नैब ने जिस टाइम पे ब्रॉडशीट को जो एंगेज किया था, उस टाइम पे तो इनका अता पता भी नहीं था। सामने तो इनके जो है कोई और मौसूफ थे जिनके बारे में कहा जाता है कि जिनकी डेथ हुई है, लेकिन उनकी मिसेस कहती हैं कि डेथ नहीं हुई। जेम्स जी, जेम्स की जो है, जो जिसके साथ नैब ने एग्रीमेंट किया था ब्रॉडशीट का कि उनका मर्डर हुआ था, और फिर उसके बाद ये कंपनी लिक्विडेशन में थी, फिर दोबारा रिवाइव होती है। तो आई डोंट नो कि व्हाट आर द क्रेडेंशियल्स ऑफ मिस्टर के मुसावी साहब। अच्छा, हाउ कैन ही कमेंट, ही इज सिटिंग इन पाकिस्तान। नहीं, मुझे ये बताएं बुरहान साहब, जो वो कह रहा था वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कोई हमारे ऊपर बैठा हुआ कोई जज है, और वो कोई हमारे ऊपर कोई एक रूहानी शख्सियत है जो कह रहा था मुझे समझ नहीं आती कि मैं हंसूं या रोऊं, हु द हेल ही इज, वो कौन है? आप इन मौसूफ से ये पूछ लें कि हैज ही एवर बीन टू पाकिस्तान, डज ही नो द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, इसको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में या जो है हमारी वर्किंग के बारे में कुछ पता है? आई एम श्योर कि जो है साहब मौसूफ वहाँ से बैठ के जो बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर जो कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस को जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक मुझे तो प्लांटेड गेम लगती है ये जो आपने अभी जो शॉर्ट सुनाया इसके मुताबिक जो। बाकी जहाँ तक जो है कि बात रही जनाब के हमारे जो है कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो क्या, अब आप ये देखें कि नैब को इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जो रिकग्नाइज किया गया जा रहा है। जो भी के वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं बाहर जो है, दे अप्रिशिएट नैब परफॉर्मेंस जो है।
अब अगर कुछ चीजें उसके अंदर ऐसी हुई हैं तो उसके बाद आप उसको नैब को मल्टीप्लाई बाय 0 कर रहे हैं और हर किस्म का ब्लेम आप जो नैब के ऊपर लगा रहे हैं, इट इज नॉट फेयर। अच्छा, ये बताएं कि जो नैब ने पैसे बैंक में भेजे वहां पे बरतानिया के, क्या ये कौमी खजाने का हिस्सा थी और क्या ये कहीं डॉक्यूमेंटेड है और नैब को अथॉरिटी है इतने पैसे भेजने की? सबसे पहली बात ये देखें जी कि नैब ने तो कोई पैसा नहीं भेजा, इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना जी। और जितनी भी जो के ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसके अंदर नैब का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रॉपर एक मैकेनिज्म है, उसके मुताबिक ये तमाम पेमेंट्स होती हैं। और ये अगर आप जो है कि बात कर रहे हैं कि जो 28.7 मिलियन या उससे पहले जो है तकरीबन 4 मिलियन डॉलर्स की जो पेमेंट्स हुई हैं, उसमें कि थोड़ा सा आपको जो है इसकी बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है कि ब्रॉडशीट है क्या। ब्रॉडशीट के बारे में बहुत हर कोई जो है ब्रॉडशीट की बात हो रही है, लेकिन आम पाकिस्तानी जो है, मैं चाहता हूं कि उसे जरा आप थोड़ा बताएं। ब्रॉडशीट जो ब्रॉडशीट देखें, एक कंपनी का नाम है। 2000 में जिस टाइम पे जो है कि गवर्नमेंट चेंज हुई थी, मुशर्रफ साहब की जो है गवर्नमेंट आई थी जो है, तो उनका एक स्लोगन अकाउंटेबिलिटी भी था जो है। तो अकाउंटेबिलिटी के अंदर जो है, यस ऑब्वियसली वन कंपोनेंट के जितना भी पाकिस्तान का पैसा उस टाइम तक जो है कि जो चोरी किया गया वो बाहर जो है वेंट इनटू द सेफ हेवंस अब्रॉड द जुरिसडिक्शन, ठीक है ना जी। तो उसको अब अगर इन्होंने अनअर्थ करना था तो उसके लिए उन्होंने उस टाइम पे जो उनकी इंटेंट थी, जो भी पाकिस्तान का पैसा बाहर गया हुआ है उसको वापस लाएं। उसके लिए उन्होंने फिर जो है इस कंपनी के साथ ब्रॉडशीट, और दो कंपनीज थी, एक ब्रॉडशीट थी और एक इंटरनेशनल एसेट रिकवरी IAS प्रोबेबली जो है, इन दो कंपनीज के साथ जो है एग्रीमेंट किया गया 2000 में। उनको एक लिस्ट दी गई, उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने बताया कि 300 पीपल हैं एक्यूज्ड हैं हमारे, जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं या जिनके ऊपर हमें शक है कि इन्होंने यहाँ से जो है पैसा बना, ये लिस्ट 2000 में दी गई जी, 2000 में बाहर इन्होंने शिफ्ट किया है। तो आप हमें इनके एसेट्स अनअर्थ करके बताएं जो बाहर हैं, और कि उसके ऊपर जो 20% जितनी भी रिकवरी होनी थी उसका 20% इन लोगों को मिलना था, कंपनी को मिलना था। इन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर इनका एग्रीमेंट हुआ था। उसके अंदर दो क्लॉजेज मेन थी कि जी के आप इसको यूनिलैटरली जो है कि टर्मिनेट नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को, और दूसरा जो है एक क्लॉज मैं कहूँगा थोड़ी सी लूज एंडेड थी उस टाइम पे, कि उसमें मेंशन नहीं किया गया। 300 वो जो लिस्ट थी उसके अंदर इवन जो नैब ने पाकिस्तान के अंदर खुद तफ्तीश करके इन्वेस्टिगेट करके केसेस जिनके रेफरेंसेस जो फाइल किए या जिनमें रिकवरीज हुई, तो उन केसेस के अंदर भी इन्होंने अपना 20% शेयर जो है जो पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में इनका क्या रोल था? जो पाकिस्तान में हुआ, उन्होंने कहा जी कि ये लिस्ट है क्योंकि अब इसके ऊपर हम जो काम कर रहे हैं तो उसका 20%। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में जो है कि उस टाइम पे जिस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था या ड्राफ्ट हो रहा था, तो उस टाइम पे मे बी थोड़ा सा लूज एंडेड पॉइंट था। अब आप ये देखें 2003 तक जब इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, ये कोई खास सब्सटैंशियल जो है इंफॉर्मेशन नहीं लेकर आ सके जो है, और फिर इनके साथ जो है मेरे ख्याल में इश्यूज क्रिएट हो गए। इनकी अपनी कंपनी लिक्विडेटेड हो गई थी, नहीं उस टाइम तक इन्हें नहीं पता था, कि किसी को नहीं पता था, लेकिन इनके अंदर अपने बहुत ज्यादा डिफरेंसेस कंपनी के अंदर जो शुरू हो गए थे, और टू द एक्सटेंट इनकी बात जो लिक्विडेशन तक पहुंच गई थी, बट इट वाज नॉट सरफेस्ड एट दैट टाइम जो है ना 2003 में। तो नैब ने कहा जी कि जब आपसे काम नहीं हो रहा है, हमने इतनी बड़ी आपको जो लिस्ट दी हुई है, आपकी कोई परफॉर्मेंस है नहीं, यहाँ पे जो केसेस लोकल हो रहे हैं उनका भी आप 20% जो हमसे जो क्लेम करते जा रहे हैं सारा जो। तो ये एग्रीमेंट उन्होंने अपने एंड के ऊपर जो है इसको टर्मिनेट किया, इनको जो नोटिस वगैरह हुआ और फिर उसके बाद आर्बिट्रेशन में केस गया। फिर 2007 के अंदर कहीं जाके जो है आर्बिट्रेशन हुई, तो उसमें यहाँ से जो है कि नैब ने जो सर्विसेज ली लीगल फॉर्म्स वगैरह की, उन्होंने अपने इसके ऊपर सारे जो है इसको सेटल किया क्लेम को जो है। तो दो क्लेम्स थे, एक 1.5 मिलियन का क्लेम था जो ब्रॉडशीट का था, और 2.5 मिलियन का क्लेम था मिलियन डॉलर्स का जो कि IAS इंटरनेशनल एसेट्स। अच्छा, क्या इतनी रिकवरी नैब ने की कि इतनी बड़ी खतीर रकम इन दोनों को अदा कर दी जाए? जाहिर है इनका कोई एक एवरेज होगी ना कि इतने अगर रिकवरी हुई तो उसमें हमारा इतना हिस्सा होगा। ये क्योंकि आर्बिट्रेशन हुई थी और इसके अंदर जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रही थी, तो और बेसिकली वो जो डाटा जिस तरह मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे जो ज्यादातर जो केसेस रेफरेंसेस फाइल नैब ने किए थे उनका भी 20% उन केसेस के अंदर जो शामिल था। तो वो अमाउंट तो ऑब्वियसली उसके मुताबिक जो बनती है, जो 20% जो 400 मिलियन दो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर इनका गया जो। तो ये पेमेंट अब जो है यहाँ पे नैब ये पेमेंट नहीं कर रही, ये पेमेंट जो है यूके में हो रही है,
और कि हमारा जो है वहाँ पे कि हाई कमीशन जो है यूके के अंदर, वो उसने ये कंप्लीट जो है पेमेंट का प्रोसेस जो है उसने हैंडल किया वहाँ पे। जो उन्होंने ही जो है कि अब जो हुई वहाँ पे बातचीत हुई, जो इन्होंने पेमेंट की, उनसे क्या वहाँ पे इन्होंने एग्रीमेंट वगैरह जो है साइन किए लिया, उसके बारे में नैब को कोई जो है मालूम नहीं। जैसे ही जो है ये पैसा ले लेता है जो वो बंदा जो पहले दिन से नैब के साथ इन कम्युनिकेशन था, और नैब के साथ जो सारी कॉरेस्पॉन्डेंस जिस बंदे के साथ हो रही थी उसका नाम था जेरी जेम्स में। जेरी जेम्स, ठीक है ना जी। तो जेरी जेम्स को ही वहाँ पे पेमेंट भी होती है ब्रॉडशीट के बिहाफ के ऊपर जो है, और जेरी जेम्स ने वहाँ पे अपनी पेमेंट भी ले ली। उसके बाद जो है कुछ अरसे के बाद जो है, क्योंकि इनकी अपनी कंपनी लिक्विडेशन में थी, लिक्विडेशन से जो है फिर कहीं वो दूसरे ये मुसावी साहब उस टाइम पे जो है कहीं इन होते हैं, वहां से ये इस केस को जो है कि टेकअप करते हैं। वो तो ये कहता है कि जी नैब ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, इवन जेम्स ने मिलके ब्रॉडशीट के साथ फ्रॉड किया और जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उसमें कोई हेर फेर किया। वो कहता है यहाँ तक कि जो क्लॉज थी वो भी मिटा दी गई जिसपे प्राइम मिनिस्टर के साइन थे। तो ये इसको अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत चैलेंज क्यों नहीं कर रही कि ये किस कैपेसिटी में इस किस्म के सीरियस एलिगेशन लगा रहे, और फिर अब उसका ये कहना है कि जी एक बहुत बड़ी शख्सियत ने तो मुझसे अब ताज़ा तरीन कमीशन मांगी कि मुझे हमें कमीशन दे तो हम आपको पैसे रिलीज कर देंगे, और वो बराह रास्त नाम जो है वो शहजाद अकबर साहब की तरफ जा रहा है। मरियम औरंगजेब ने नाम लिया, शहजाद अकबर साहब ने उन्हें नोटिस भेज दिया। लेकिन ये कि जब वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो डेफिनेटली इस लेवल का आदमी बगैर सबूत के तो नहीं कहेगा कोई बात। देखें, अगर तो जी उनके पास कोई एविडेंस है तो एविडेंस लेकर आए। जैसे वो कहते हैं जी कि उनके पास, मैंने एक इनका थोड़ा सा इंटरव्यू सुना था, कि उनको बहुत डर था कि पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने काम करना है, क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी अगर करेंगे, बड़ी लिस्ट होगी तो हम जब उसके बाद जो ये काम शुरू करेंगे हम सिलेक्टेड अकाउंटेबिलिटी के ऊपर नहीं जाएंगे। अगर इतना उनको दर्द है पाकिस्तान का तो लाएं, अगर उनके पास किसी किस्म का एविडेंस है तो सामने लेकर आएँ, कोर्ट्स में लेकर आएँ, कि अदारों के पास लेकर जाएँ, इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर लेकर जाएँ जी कि ये लोग हैं जिन्होंने मेरे पास एविडेंस है, मुझसे आके कुछ मांगा है, ताकि ये चीज जो सेटल हो। वैसे तो हवा में कोई किसी के ऊपर भी जो है, किसी को भी जो है कि एलिज कर सकता है ना जी, हमने एलिगेशंस पे नहीं जाना। और दूसरा मैं एक बात और करूंगा, नॉट टेकिंग एनी वन साइड जो है, ये केस देखें दोबारा जब 2007 में $4 मिलियन पेमेंट हो गई, फिर इनका आपस में जो है कि इशू चला, फिर उसके बाद जो है कि जेरी का जो है मर्डर हुआ या व्हाटएवर जो है नेचुरल डेथ हुई, उसके बाद जो है ये कंपनी दोबारा। वैसे बलरान साहब, जेरी के मौत पे शकूक शुबात का तो इजहार किया गया था कि इसकी मौत जो है वो तबई मौत नहीं है, कुछ इस तरह के उस वक्त सवाल पैदा हुए थे। जी वही मैं कह रहा हूँ ना, देखिए जी ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद एक नया प्लेयर इन होता है, वो कहते हैं जी कि क्योंकि उसी टाइम पे, जिस टाइम पे जो है कि ये कंपनी के लिक्विडेट होने से पहले इन्होंने यूएस में जो है ये कोई कंपनी थी जिसको जो है सारे केसेस जो है इन्होंने हैंड ओवर कर दिए थे कि आपने इनके ऊपर जो कोई काम करना है, कोई इस तरह की बातचीत वगैरह थी। अब ये फिर उसके बाद 2011 के अंदर इनको इस कंपनी ने, ये कंपनी इन्होंने मैनेज कर ली लिक्विडेशन के अंदर, ब्रॉडशीट जो है इन्होंने मैनेज कर लिया किसी तरह जी कि ये हमारी कंपनी है। फिर इन्होंने अपनी जो है दोबारा से जो है ना उसके ऊपर जो है वर्किंग शुरू की। अब इनके अंदर दोबारा पाकिस्तान का दर्द इनके दिल में नहीं था, इनके दिल में अपना ये दर्द था कि अब हमने पाकिस्तान से जो है पाकिस्तान को टीका कैसे लगाना है। तो वो तमाम केसेस जो है फिर इन्होंने 2011 से इसके ऊपर जो काम शुरू किया। अब वो तमाम केसेस जो इनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक नहीं, जिसके अंदर जो है मेरे ख्याल में ये नवाज शरीफ साहब के कोई केसेस हैं, और ये जो $28.7 मिलियन की बात कर रहे हैं ना जी, इसके अंदर आपको पता है कि टोटल कितने केसेस हैं? टोटल जो है तकरीबन 7 केसेस हैं, और ये 300 का मुआहदा है जी, 300 का मुआहदा, 300 केसेस का मुआहदा है, और अभी ये 7 केसेस की ये रकम है, ये 7 केसेस की जो है रकम है। और इसके अंदर जो है 20 मिलियन तकरीबन जो है वो उन्होंने क्लेम किया है अगेंस्ट नवाज शरीफ साहब के केसेस के लिए, और बाकी जो 7 मिलियन जो है वो दूसरे केसेस तो हैं। फिर नवाज शरीफ के हवाले से अगर तो वो क्लेम करते हैं जी, तो क्या है, हमने इतनी रकम नवाज शरीफ से वसूल कर ली, हमने तो टका भी नहीं लिया, हमने तो कुछ अभी रिकवरी नहीं हुई, सिर्फ वो रेफरेंस फाइल हुए, उन्हीं की बेसिस के ऊपर जो है इन्होंने के मौसूफ ने ये क्लेम किया। और दूसरी मजे की बात ये है कि देखें, ये इसका जो अवार्ड था ना जी, जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का था, वो 2016 में फाइनल हो गया था, और उसका क्वांटम अवार्ड जो हो रहा था वो 2018 में हो चुका था। अच्छा, इस जून 2018 में प्रोबेबली है।
तो इस गवर्नमेंट, ये इमरान खान के आने से पहले, उनके आने से पहले, इस गवर्नमेंट के आने से पहले, तो इन्होंने तो आके वो एक जो लाइबिलिटी थी जो पाकिस्तान के ऊपर, स्टेट के ऊपर एक लाइबिलिटी थी, क्योंकि इंटरनेशनल की आर्बिट्रेशन के अंदर एक डिसीजन था, आप यू आर सपोज टू पे दैट, तो इन्होंने तो वो फिर पेमेंट की है और कोर्ट के ऑर्डर की एक तरह आप कह लें कि जो है कंप्लायंस की है ना जी। तो अब इसमें मीन वाइल अब ये हर चीज़ के ऊपर हर किसी पाकिस्तान की हर पार्टी के जो लीडर हैं, बड़े लीडर, छोटे लीडर, दूसरे जो है, हर किसी के ऊपर मुसावी साहब जो अपनी स्टैंप लगा रहे हैं बैठ के जो है, और नो बॉडी नोज के मुसावी साहब का जो है अपने क्रेडेंशियल्स क्या है। अच्छा, इस पे पाकिस्तानी हुकूमत को आप नहीं समझते को काम करना चाहिए और ये मुसावी कभी ये जरा देखना चाहिए? देखें, अभी कुछ दिन पहले एक अमेरिकन लड़की थी सिंथिया रिची, तो उसका आया, उसने भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, पाकिस्तानी इदारों के ऊपर ऐसे गलीज इल्ज़ाम लगाए, और अब सुना है कि रहमान मलिक से उनकी आउट ऑफ द कोर्ट कोई सेटलमेंट भी हो गई है, दोनों ने केसेस भी वापस ले लिए। तो ये अचानक ऐसा क्या होता है बुरहान साहब कि अब ये जो कावे मुसावी है ये एकदम आया और आके ना इसका किसी को बैकग्राउंड का पता है, ये इसका पस मंज़र क्या है, ना ये पता है कि ये जो जिस कंपनी में ये बैठा है ये इससे तो हमारा इस कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट ही किसी और से हुआ था। इसके बाद अब हमने इसे इतना सर चढ़ा लिया कि पूरा पाकिस्तान मीडिया इसके पीछे फिर रहा होता है, मुसावी के पीछे। इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी को कैसे चेक किया जा सकता है सर? आप देखें सर, बात यह है कि इन्होंने अब शोर मचाया हुआ कि मुझे ब्लैकमेल करते रहे मैं कहूँगा कि ये बाय ही हिमसेल्फ इज़ द बिगेस्ट ब्लैकमेलर जो है ना, जो इस टाइम पे जो पूरी स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें जो है वी शुड बी केयरफुल, और इस तरह के कैरेक्टर्स बहुत हैं जो मिल जाते हैं, जो कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और यस ऑब्वियसली फ़ायदा तो वो उठाएंगे। हमारी अपनी पॉलिटिकल की जो लाइंस हैं उनके अंदर जो है कि आप देख लें कि कितने डिफरेंसेस हैं, हमारी बाकी जो है जगहों पे भी हमारी वीकनेसेस हैं। तो हमारी वीकनेसेस जो है कि कोई होशियार बंदा भी जो है उनको वो करेगा जनाब, उनका फ़ायदा उठाएगा, और दूसरी स्टेट जो है वो भी ये एक देखें, आप फ्रेश उसमें नैब का हिस्सा रहे हैं, ये नवाज शरीफ दौर में और जरदारी दौर में क्यों नहीं ब्रॉडशीट के साथ इन्होंने किस्सा ख़त्म किया? अगर ये गिल्टी थे, क्यों इन्होंने खामोशी इख्तियार की? बस उस टाइम पे मेरे ख्याल में ये लोग कोई भी जो है गवर्नमेंट किसी भी इनको तो वो नहीं थी शायद कि ऐसा है कि आगे जाके इस तरह का सीरियस नहीं लिया। और हमारी जो है ज्यादा मार हम जो है पाकिस्तान में हम लोग किस चीज की खा रहे थे, हम लोग नालायकी की मार ज्यादा खा रहे हैं। हाँ। मेरे ख्याल में इंटेंट हो सकता है कि इंटेंट भी होती है ऑब्वियसली जो है आपकी जो है पीछे कामों में, लेकिन ज्यादा जो हम मार खा रहे हैं वो हम अपनी नालायकी की मार खा रहे हैं। और ये भी एक अगर आप देखें जो है इट्स अ ट्रू एग्जांपल ऑफ अ नालायकी, जहां पे इतना आपको टाइम मिला लेकिन आप इस पूरी चीज को जो है केस को मैनेज नहीं कर सके जो है। और वही गवर्नमेंट जो है कि जो दो आई बीच में, वही दोनों अलग हो रही थी, वही इसको जो है मैनेज भी नहीं कर सके, और उन्हीं के ऊपर जो है आज साहब मौसूफ जो है अपीयर हो के जो है हर किसी के ऊपर जगह। देखिए ना, कल हमारा मलेशिया में तैयारा जो था वो रोक लिया गया, और वो भी एक नालायकी है कि अगर वो लीज पे है और आपको पता है कि वो वहाँ पे उन्होंने हमारे मुखालिफ जिनके साथ हमारा केस चल रहा है वो वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी हमारे खिलाफ केस किया हुआ है, तो वहाँ ले जाने की तैयार ज़रूरत क्या थी? और फिर आपका जो ये जुमला है ना कि नालायकी बहुत मैटर कर रही है, मेरा ख्याल है कि हमारे जो ऊपर की जो टॉप ब्रॉस है उनमें शायद अक्ल नामी चीज़ मैं तो यही समझता हूँ कि नज़र नहीं आ रही। अदरवाइज ब्रॉडशीट के साथ आप मुआहदा करते, उसके साथ वो परफॉर्म भी वो नहीं करता। पाकिस्तान के अंदर होने वाले केसेस जो नैब ने खुद डिटेक्ट किया है, जो खुद सॉल्व किए, उसके भी कमीशन उनको जाता है। तो ये जिन लोगों ने मुआहदा किया है उनकी इंटेंशन पे शक नहीं कर सकते कि भाई ये किस तरह का मुआहदा कर रहे हैं, आप कैसे पाकिस्तानी हैं, आप कैसे पाकिस्तान के वफादार हैं? जी देखिए जी, जहाँ पे भी दो चीज़ें होती हैं ना कि इस तरह की कोई चीज़ अगर हुई है, एक तो उसमें जो यस ऑब्वियसली नालायकी कि 2000 में 99 में नैब बनती है, 2000 के अंदर जो है कि ये एग्रीमेंट हो जाता है, मे भी जो है कोई थोड़ा बहुत उनको जो है इसका वो दे सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं जी कि चीज़ों का इतना अदराक ना हो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो एक एग्रीमेंट होता है, तो उस चीज़ें थोड़ा सा लूज एंडेड रह गई, और इसी चीज़ का बाद में जो है इन दूसरे लोगों ने उसका एडवांटेज। चलिए, सबाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबाउद्दीन साहब,
इन अमूर के बड़े एक्सपर्ट हैं। सबा साहब, ये कौन है, ये मुसावी कौन है और ये ब्रॉडशीट कंपनी, ये चक्कर क्या है? क्या पूरा पाकिस्तान को इसके परेशान हो गया? या जरा बताएं तो सही, क्या गेम क्या है ये? ऐसा राना भाई, पहले तो मैं ये कहूंगा कि है कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ। पाकिस्तानी अवाम से एक गुजारिश आपकी वसातत से अपने नाजरीन से पहले तो ये करूंगा कि जो भी मंजरनामा, जो कोई भी आपके सामने मासूम अवाम के सामने पेंट करे, पेश करे, उसकी तमसील आपके सामने आए, तो उस पर्दे के पीछे होने वाले अवामिल, वो मंसूबे, उनके बैनुल अक़वामी किरदारों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, जिनकी वजह से आपके सामने एक ड्रामा, एक तमसील आपके सामने, आपकी आंखों के सामने वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं, जिस तरह का ये स्कैंडल नया आया है। हैविंग सेड दैट, आपने मुझसे पूछा कि कावे मौसवी है कौन। इसका खैर, इसका जवाब तो आपके पास है और हमारी नाजरीन को भी पता चल जाएगा या चल चुका होगा कि ये शख्सियत है क्या। मेरी नज़र में कावे मौसवी, ये स्कैंडल और उसकी ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले 2 दहाइयों से पाकिस्तान पर हुकूमत करने वाली हर हुकूमत और उसमें हुक्मरान जो रहे हैं, उन सब के कैरेक्टर के ऊपर, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बदनुमा दाग है। ये कावे मौसवी पाकिस्तान की उस मासूम अवाम का भी मुंह चढ़ा रहा है जो अपने ख्वाहिशात की तकमील में खून थूकते हुए मर जाते हैं, लेकिन अपने टैक्स का, मेहनत कमाई की रकम इस हुकूमत के हवाले करते हैं अपनी शहरी जिम्मेदारी के तहत। और कैसे हमारा टैक्स का पैसा जाया होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, वो इस स्कैंडल ने जाहिर कर दिया है। अगर आप इख्तिसार से मुझे बात करने का कहेंगे तो मैं 3 चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात, एक टर्म हम यूज करते हैं इंस्टीट्यूशनल मेमोरी या ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी, यानी कोई हुकूमत रहे ना रहे, लोग किसी इदारे में रहें ना रहें, एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी होती है जो चीज़ों को आगे लेके जाती है, चाहे वो पॉलिसियां सेम रहती हैं लेकिन चाहे वो लोग तब्दील हो। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशनल या इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के ऊपर भी एक सवाल है। दूसरी बात, ये एक सवाल इमरान खान हुकूमत से भी है कि क्या वो इन 200 जो नाम इस स्कैंडल में आए हैं, जो चोर एक्सपोज हो चुके हैं, उनको सड़कों पर घसीटते हैं या उनको टिकट देकर लंदन की फ्लाइट में बिठाकर यूके भिजवाते हैं। तो एसआर भाई, कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन इख्तिसार में मैं इतना ही आपके सामने कह सकता हूं कि ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी सवाल है जिसमें लोग बैठकर सरकारी तनख्वाहें लेते हुए चोरों, डाकों और लुटेरों के टुकड़ों पर पलते हैं, उनकी मुखबरी करते हैं। तो लिहाजा बिल्कुल ठीक, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि नैब पे भी मुसावी ने इतने संगीन इल्ज़ाम लगाए, मैंने अभी सुना है, आपने भी सुना होगा, तो नैब की क्रेडिबिलिटी भी ख़त्म कर दी, हमारे साबिक हुक्मरानों की क्रेडिबिलिटी भी ख़त्म कर दी, हमारे मौजूदा जो सरकारी ओहदेदार हैं उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर दी, और एक बंदा जिसे हमने चोरों को पकड़ने के लिए अपने साथ मिलाया था, वो ये कह रहा है तुम सारी चोर हो। वो ये समझते हैं सिर्फ वही ये काम कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता, और उनको 300 वाली लिस्ट नहीं, उनको जो 600 वाली लिस्ट चाहिए ताकि जो उनके अपने जो काम चलते रहें और पाकिस्तानियों का जो बेड़ा गर्क होता रहे। बिल्कुल सही। सबा साहब, आपका क्या कहना है इस हवाले से? आप क्या कहते हैं? आपने मुझसे एक कौमी इदारे के बारे में सवाल किया है, तो मैं इसका जवाब देते हुए काफ़ी एहतियात बरतूंगा और मोहतात रहूँगा, क्योंकि मैं इस इदारे में जो मेहनती लोग हैं, जो मुहिब्बे वतन लोग हैं, उनकी मेहनत को अंडरमाइन नहीं करना चाहूँगा, और जो इस इदारे की कारकर्दगी रही है पिछले कुछ अरसे में वो हम सब के सामने है, उस पर भी बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना जवाब महदूद करूँगा कावे मौसवी के उस इल्ज़ाम के ऊपर। देखिए, बहैसियत सोसाइटी और बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क, हम तो करप्शन इंडेक्स के टॉप जो कुछ ममालिक हैं, टॉप के अक़वाम हैं, उनमें हमारा शुमार होता है। अब मैं जब करप्शन की बात करता हूँ तो मेरा मतलब किसी
और सरकारी ऑफिस में बैठने वाले आदमी से नहीं है, रेडी वाले से लेकर दुकानदारों की करप्शन से लेकर ठेकेदारों की करप्शन से लेकर हमारा तो सोशल फैब्रिक ही करप्शन से बुना हुआ। तो कोई बईद नहीं कि इस इदारे में भी काली बेड़े मौजूद हैं जिनका सफाया करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ये चेयरमैन नैब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो लेबल इस पे 1999 में लगा था कि ये इदारा विच हंटिंग के लिए बनाया गया है, ये इदारा एज ए पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रेशर बनाया गया है, इस लेबल को कैसे उतारा जा सकता है, ये इस मौजूदा चेयरमैन नैब के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरी नज़र में कावी मौसवी जो कह रहा है उसमें उसने कोई गलत बात नहीं की और उसने उसकी बात में कुछ न कुछ हकीकत जरूर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक सवाल और आपसे कि हमें फ़ायदा क्या हुआ इस सारी गेम से? सबा साहब, हमने उन्हें पैसे भी दिए और हमने उन्हें फैसिलिटेट भी किया और आज वो हमारे ऊपर हमारा चौधरी बन के, ठेकेदार बन के वो अपने अहकामात सादिर कर रहा है और बड़े हंसते हुए कहता है कि मुझे नैब पे हंसी भी आती है और रोना भी आता है। तो हमें क्या मिला इस सारी गेम से? 10 मई की प्यार भी चौखटिया साहब भाई, फायदा तो क्या होना था इसमें, इस स्कैंडल से इतना भारी जो जुर्माना पाकिस्तान ने अदा करना है वो मेरी जेब से, आपकी जेब से और गरीब लोगों की जेब से ही जाएगा। और अलबत्ता इस हुकूमत के लिए ज़रूर एक इम्तहान है कि इसको कैसे आवाम के सामने इस पूरे केस की कैसे शफाफ तहकीकात होती हैं बायस हुए बगैर और किसी एक पार्टी पर फोकस किए बगैर। मेरे ख्याल में जो स्कैंडल में जो फहरिस्त है वो फहरिस्त अवेलेबल है, वो मीडिया पे अवेलेबल है। तो उस फहरिस्त को कैसे ये हुकूमत एक एग्जाम्पल बनाती है और सबसे बढ़कर कि कैसे ये लूटी हुई रकम वापस पाकिस्तान आती है, ये सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा सवाल है। और ये पैसा जो है वो आपने सवाल पूछा कि ये पैसा जो नैब ने, हुकूमत ने पे किया या पे आगे दिनों में करेगी, तो वो कौन सा पैसा है? तो वो तो मेरा पैसा है, वो आपका पैसा है, वो गरीब किसान का पैसा है, वो मजदूर का पैसा है, वो फैक्ट्री में खून जलाने वाले का पैसा है, वो जो कंसल्टेंट सुबह से रात तक रिसर्च पेपर लिखता है, कंसल्टेंसी करता है, उस बेचारे कंसल्टेंट का पैसा है। और मैं आपको इसके बारे में क्या अर्ज करूं, तो ये तो मेरा आपका पैसा है जो इस तरह जाया हुआ है और जाया होगा। बहुत शुक्रिया जी। इसमें एक तो ये है ना कि आपने इंटरनेशनल ऑडिशन में आप गए, वहाँ पे आपने ये इस केस को लेकर गए और उसमें उसने जो अपने लिए अपने फेवर में जो एविडेंसेस यूज़ की हैं उसमें तमाम हमारे अदारों को जो है उसने बदनाम करने के बाद जो है अपनी फेवर में ये डिसीजन लिया। ऑल दो जहाँ तक अगर देखा जाए कि अगर अमाउंट की बात है, अमाउंट तो वही है जो रेफरेंस अमाउंट इन केसेस के अंदर आई है, उसका 20% बनता है, अमाउंट तो वही जा रही है। लेकिन जो उसने एक इसके अंदर प्रोसीजर की अडॉप्ट किया है या जो उसने जो एविडेंसेस जो इसमें जो यूज़ किए हैं उसमें पाकिस्तान की और पाकिस्तान के तमाम अदारों की, उसने तो पाकिस्तान की कोर्ट्स को भी नहीं छोड़ा। आप देख लें, जो उसने पाकिस्तान की कोर्ट्स के ऊपर भी उनको भी जो क्वेश्चन मार्क जो है कि लगा दिया, उनकी क्रेडिबिलिटी को भी जो है पाकिस्तान की कोर्ट्स को भी कर दी। तो अब ये सारी चीज़ें हैं जैसे जो है। बुरहान साहब ये बताएं कि अब नैब, पहले तो अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही थी कि नैब जो है वन साइडेड कर रहा है, आप इसका हिस्सा रहे हैं, आप नहीं समझते कि कुछ ये तासुर नैब ख़त्म करने में नाकाम रही कि नैब यकतरफा एहतसाब कर रही है? देखें कि नैब एक तरफा वाली बात तो मैं मेरे ख्याल में जो है कि नहीं, लेकिन हमेशा से होता यही आया जो हमने देखा है। मेरी भी नैब के अंदर 18 साल की जो है कि सर्विस रही है कि जो आपके ऑपोजिशन साइड्स होती हैं उनके ऊपर जो है काम थोड़ा ज़्यादा स्पीड से होता है, जो कि गवर्नमेंट की साइड होती है उसके ऊपर काम जो है थोड़ा स्लो होता है। उसकी दो रीजन, कोई ऊपर से प्रेशर होता है, कोई आपको इंस्ट्रक्शन क्या है? ऐसा इंस्ट्रक्शंस तो ऐसा नहीं होती, उसकी दो रीजंस हैं। यस, प्रेशर भी ऑब्वियसली जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके साथ रिलेशन, उनकी वर्किंग, उसके बाद तमाम चीजें वो भी होती होंगी। यानी आप ये एतराफ कर रहे हैं
कि प्रेशर तो हुकूमत का होता है अगर उसके खिलाफ तहकीकात हो तो। लेकिन देखें उसमें बात यह है कि ये गवर्नमेंट तो अभी पास थ्रू कर रही है ना अपने फेज से, वो चीजें अभी उस हिसाब से जैसे इनको अगले वाले पकड़ेंगे, आने वाले पकड़ेंगे। और वो जो पहले काम हो चुका होता है उसके अंदर टाइम भी हो चुका होता है, उसके अंदर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जो है आपकी जो ऑथोराइज भी हो चुकी होती है और वो कल्मिनेट हो रही होती है। और नैब का प्रोसीजर या प्रोसेस ये है कि कोई भी केस जो है तकरीबन जो है साल से 1.5 साल के अंदर मैच्योर होता है। तो अब अगर इनके कोई केसेस इनके हुकूमत के होंगे, उनके ऊपर जो है इंक्वायरीज इस टाइम पे भी हो रही हैं, कुछ कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पे हैं, कुछ इंक्वायरी स्टेज पे हैं, कुछ उस इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे हैं। तो ये इनके मैच्योर होने में कम से कम जो है साल से 1.5 साल का टाइम तो लगता है। मे बी नेक्स्ट ईयर। लेकिन जैसे आपने सीएम बुजदार को सवालनामा पकड़ाया, उन्होंने उसका जवाब दिया और बात खत्म हो गई। और इस तरह के और बहुत सारे हुकूमती लोग हैं जिनको इस तरह नैब ने बुलाया और उसके बाद उन्हें फारिग कर दिया। लेकिन ये वैसे तो मेरा ये यकीन है कि अगर ये पीटीआई के वुज़रा अब नहीं पकड़े जा रहे थे, फड़े जरूर जाएंगे, अगली बारी फड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे, ये तो तय है। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो कुछ नवाज शरीफ ने जरदारी के साथ किया, नवाज शरीफ को भुगतना पड़ा। अब पीटीआई जो कुछ करिए, पीटीआई को भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैंने सवाल आपसे ये है कि आप डीजी रहे और एक लंबा कैरियर है आपका नैब के अंदर। नैब में ऐसे मिसालें भी हैं कि साबित हुआ कि शहबाज शरीफ साहब नैब की कस्टडी में इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करते रहे। इस तरह की और भी मिसालें मौजूद हैं जिनमें नैब की कस्टडी में उन्हें इस तरह की फैसिलिटीज फराहम की गई। इवन ये कि आज तक नैब किसी एक बड़े मुजरिम को नहीं सजा दे सकी, छोटों को पकड़ के सजा वजा दे देती है, कुछ पैसे वैसे निकलवा लेती है। क्या वजह है? देखें, इसमें दो चीजें हैं जो आपने बात की ना, कि ये जहां तक अगर कोई इस तरह की बात है कि नैब अगर किसी भी तरीके से किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम या विक्टिमाइजेशन का अगर हिस्सा बन रही है तो गलत कर रही है। नेशनल इंस्टीट्यूशंस को किसी भी किस्म की पॉलिटिकल मेकिंग ब्रेकिंग का पार्ट नहीं बनना चाहिए। ये तो बड़ी क्लैरिटी है। अगर इसके अंदर कोई भी काम हो रहा है तो उसको नो वन कैन से जी के अच्छा काम हो रहा है, वो गलत ही है। और जहाँ तक दूसरी बात है कि नैब ने पनिशमेंट देना किसी को, तो नैब की तो उसमें नहीं है। पनिशमेंट्स तो आप कोर्ट्स ने देनी है। और कोर्ट्स के अंदर हमारे कुछ केसेस जो है इतने डिले हो जाते हैं, एविडेंस आपके जो है बाज़ औक़ात जो है कि बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन फिर भी जो है क्योंकि हमारे जो कानूनी सिस्टम है उसके अंदर इतने इश्यूज हैं कि इसका अल्टीमेट एडवांटेज जो है वो एक्यूज पार्टी को जाता है। तो देर आर सो मैनी थिंग्स जिनको बैठ के देख के करने की जो ज़रूरत है। अब जैसे ये मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं जिन्होंने ऑर्डर दिया है प्रोबेबली कि 120 कोर्ट्स आप अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स बनाएं, 120 तो नहीं 30 तो तकरीबन बन रही हैं, तो उससे कम से कम जो है ये केसेस जो है थोड़ा जो है तेज स्पीड अप होंगे। जो पेंडेंसी बनती जा रही है वो ख़त्म होगी। जब भी केस आपका पेंडेंसी के अंदर जाता है तो फिर आपका केस ज़्यादातर जो है वो ख़राब ही होता है। अच्छा बुरहान साहब, आपने खुद एतराफ़ कर लिया कि एक बड़ी गुंजाइश मौजूद है, बड़े वैक्यूम है इस सारी उसमें। नैब के अंदर जिन लोगों के ऊपर, नैब ऑफिसर्स के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगे, उनमें से आज तक एक के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? अच्छा देखें कि मैं अपने टाइम की या टेन्योर की बात करूंगा। उस टाइम पे मैं कुछ मेरे अपने उसमें जो है जुरिस्डिक्शन में और कुछ उसके अलावा भी जो है जहाँ भी हमें इस तरह की जो है चीज़ें पता लगी हैं तो नैब ने अपने ऑफिसर्स के ऊपर भी जो है कार्रवाई की है। और नैब के अपने ऑफिसर्स भी जो है जेलों में गए हैं और नौकरियों से फारिग हुए हैं और तमाम चीज़ें हुई हैं। एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। यस, आपकी बात से मैं दोबारा एग्री करूंगा कि जो भी इस तरह की ब्लैक शीप्स हैं नैब के अंदर खास कर जो है उनके ऊपर अगर कोई चीज़ जो है प्रूव हो जाती है तो उसको तो एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए। उनको किसी भी किस्म का कोई एडवांटेज या रिफ्यूज नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, ये जुडिशरी काफ़ी दिनों से एक तरफ जुडिशरी, और चलो जुडिशरी पे तो मैं बात नहीं करता, लेकिन सलीम मांडवी वाला और चेयरमैन नैब आमने सामने आ गए हैं, तो क्या ये इदारों का जो तसादुम है ये कोई अच्छी अलामत तो नहीं है? वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं और उनका अपना एक पोर्टफोलियो है, और अगर वो खुद खड़े होकर सेनेट में नैब के खिलाफ खिताब करना शुरू कर देंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे तो कुछ थोड़ा सा मैं समझता हूँ। वैसे मेरा मौक़िफ़ ये है कि चाहे वो वो सेनेट के चेयरमैन हो या सदर पाकिस्तान हो या वजीर आज़म हो, जो चोर है, जिसने पैसे कौम के खजाने के चुराए हैं, जिसने फ्रॉड किया है, वो किसी जगह पे भी उसे इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीजें वैसे खामोशी से भी नहीं हो सकती थी।
देखें जी, जिसने गलत काम किया उसको जवाब तो देना पड़ेगा नहीं, और जवाब लेने का तरीका जो है यस, उसके ऊपर जो है उंगलियां के फिंगर्स रेज होती हैं कि वो ठीक है नहीं है, कैसे चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है। अगर उस साइड पे किसी किस्म की कोई कमी है तो नैब को जो है उसको देखना चाहिए, अपने इंटरनल प्रोसीजर प्रोसेसेस को फर्दर इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन जिसने कोई गलत काम किया है, जिसने भी इस मुल्क का पैसा जो है कि अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ किया है, सर उसको जवाब देना पड़ेगा, और उसको जो है जवाब भी की मतलब है अगर नहीं देंगे तो हम अपने आने वाली नस्लों के साथ जो ज्यादती कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सैयद बुरहान अली साहब, आपने हमें इतना वक्त दिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं तो हम बात करेंगे प्रणाब गोस्वामी की, जिसने तहलका मचा दिया है अपने ताज़ा तरीन इंकिशाफात से, और वो जो पुलवामा के हवाले से इतना भारत ने शोर मचाया था वो तो उसका चेहरा एक्सपोज हो गया। भारत तो ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तानी सियासत एक्सपोज हो रहे हैं वैसे भारत भी पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहा है। इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा। खबर सबसे भारत के हवाले से एक समझ ही नहीं आ रही है कि भारत पागल हो गया है। मोदी को क्या है कि जनूनी उसके अंदर फितूर है, और उसे इतनी जूतियां पड़ रही हैं पूरी दुनिया से, इतनी उस पर लानत मलामत हो रही है, लेकिन उसके अपने अंदर मुल्क के अंदर जो किसानों का एहतिजाज है वो अब ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। एक तरफ वो पाकिस्तान से बाज नहीं आता, लाइन ऑफ कंट्रोल पे रोज उसकी चल रही होती है। फिर पुलवामा का जो वाकया आज एक्सपोज हुआ है, उसने तो मैं समझता हूं कि भारत का जो एक चेहरा है ना उसके ऊपर कालक नहीं मल दी, वो कुछ इस किस्म की कालक मल दी है जो साफ नहीं हो सकती। अब ये पाकिस्तानी हुकूमत का काम है कि इसके ऊपर जरा स्टैंड ले, तगड़ा स्टैंड ले, बात करेंगे। ये भारत हमें खराब करने के लिए, बैनुल अक़वामी तौर पे हमें वो करने के लिए किस किस्म की घटिया हरकतें करता है। अभी जो यूरोपीय यूनियन की लैब ने, इनकी डिसइंफॉर्मेशन लैब जो इनके मुहिम है इतनी बड़ी एक्सपोज की है कि इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक जाल बिछाया हुआ झूठ का, बकवास का पाकिस्तान के खिलाफ। वो जिस तरह सामने आया, और सबसे बड़ी देखेंगे गुज़िश्ता रोज जो बरतानवी पार्लियामेंट में कश्मीर पे बहस हुई और कश्मीरियों के हक में जो गुफ्तगू हुई, मैं समझता हूं कि
मैं एक अरसे से कह रहा था कि जो खून नाहक है वो वक्ती तौर पे आप दबा सकते हैं, मुस्तकिल नहीं दबा सकते, वो पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी रंग जमाता है। मेरे साथ ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब है, मैं उनसे बात करूंगा। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपने देखा आज फिर अर्नब गोस्वामी वाली बात सामने आ गई और वो पुलवामा का जो पाकिस्तान के खाते डाल रहे थे वो तो भारत के अपनी साजिश निकली। अब क्या कहेंगे कि पाकिस्तानी मौकफ तो रोज बरोज मजबूत हो रहा है, लेकिन भारत को अभी तक शर्म नहीं आ रही। बहुत नवाजिश मीर साहब अपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए, ये तो हम सब लोग शुरू से ही कह रहे थे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हैं जो भारत खुद कर रहा है और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं। अगर हम इसको एक जरा एक वसी नुक्ता नजर से देखें तो हिंदुस्तान की सारी गेम बिल्कुल वाजे हो रही है। ये एक गठजोड़ दिखा रहा है जो कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट और उनके मीडिया के लोगों के दरमियान है, खास तौर पर अर्नब गोस्वामी और इस टाइप के जितने भी उनके सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं। तो अब हो ये रहा है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं और उसको पाकिस्तान के मत्थे मारने के लिए वो अपने मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। और अर्नब गोस्वामी जैसे लोग जो है, जैसे कि अब आज बिल्कुल क्लियरली जाहिर हो गया है कि उसने 23 फरवरी को जी ही बता दिया था दास गुप्ता साहब को, जो कि बाग के वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, कि एक बहुत बड़ा वाकया होने वाला है और उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान पे एक ऐसा हमला करेगा जैसे आज तक हुआ नहीं है। तो वो ये काम कर रहे बता रहे उनको 23 फरवरी को, जबकि पुलवामा पे जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है वो हुआ है 26 फरवरी को और 26 फरवरी को हिंदुस्तान के 40 फौजी जवान मारे गए हैं। तो उन 40 फौजी जवानों का खून जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाथों पे है। ये सारी दुनिया को वो खून वहां पर तलाश करना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या अब पाकिस्तान को और खास करके ISPR को, जाहिर है इसके ऊपर वो रद्देमल देंगे अपना, तो हमें बैनुल अक़वामी तौर पे आप नहीं समझते कि जरा इस बात को थोड़ा रजिस्टर कराना चाहिए दुनिया को कि ये पागल हमारे मथे पड़ गया है और अपने बंदे मरवा के हमारे खाते डालने की कोशिश करता है? नहीं, ये तो ऐसा है कि जैसे वो पजल नहीं होता जिसके सारे पीसेस आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पे गिरने शुरू हो गए हैं और एक तस्वीर मुकम्मल होती जा रही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अब ये करना चाहिए कि डोजियर जो हमने सारी दुनिया को पेश किए हैं उनका लिंक क्रिएट करे उन EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट्स के साथ और इन दोनों को मिलाकर बताए कि किस तरह से हिंदुस्तान अपना ये मकरूह काम कर रहा है। अब उन रिपोर्ट के साथ, उस डोजियर्स के साथ लिंक करे इन तमाम वो जो व्हाट्सएप की चैट्स हैं और ये जो अभी सबूत सामने आए हैं कि हिंदुस्तान ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है और अपने ही मीडिया को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है फॉर डिस इन्फॉर्मेशन, फॉर मिस इन्फॉर्मेशन, फॉर फेक न्यूज, और वो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर ये कड़ियों से कड़ी से कड़ी मिलती जाएगी और ये चेन बनती जाएगी। ठीक है मलिक साहब, हमारे साथ तमाम पीसेस जो है वो अपनी जगह पे गिर जाएंगे। जी हमारे साथ रहिएगा। बुरहान साहब, जो भारत की अब ये ताज़ा तरीन हरकत सामने आई है उसके बाद आप नहीं समझते कि जो भारतीय मीडिया है वो, आपको याद होगा जब ये सारे टेंशन का आगाज हुआ था तो 8-8 फुट ऊंचा उछलते थे अपनी बात करते हुए। कई लोगों को तो बाद में अपने गले का इलाज करवाना पड़ गया, इतना चीखे वो अपने प्रोग्रामों में पाकिस्तान के खिलाफ। तो क्या आप नहीं समझते कि इसके बाद जो भारत का संजीदा तबका है वो उस मीडिया की क्या हैसियत रहेगी उनकी नजर में? देखें जी, पहली बात तो ये है कि अल्लाह का बड़ा करम है कि तमाम भारत के जितने भी डिजाइन हैं वो खुद ब खुद जो एक्सपोज होते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। इसमें अब जो ये एक्सपोज हो रहे हैं, पाकिस्तान को, हमारे जो है कंसर्न अदारों को जो है कि इसका एडवांटेज लेना चाहिए और मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि जो हमारे डिप्लोमेटिक लेवल हैं उसके अंदर जो हमारी एफर्ट्स हो रही हैं उनको हम फर्दर जो है कि इन्हांस करें और ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको बार बार रिपीट करें जो ट्रुथ है सामने जो है ना। और दूसरी बात ये देखें, जो इंडिया का अगर मीडिया है वो, मैं ये कहूँगा कि वो अपनी एटलीस्ट जो उनके नेशनल इंटरेस्ट हैं या उनकी जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं उनके साथ सिंसियर तो हैं ना कम से कम। जो भी उनके जो इस तरह के डिज़ाइन होते हैं उसके ऊपर इतना शोर मचाते हैं, आगे अपनी गवर्नमेंट के साथ जो खड़े होते हैं और बातचीत वगैरह करते हैं और एक जो 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है हमारी, उसका जो है बाकायदा एक हिस्सा बने हुए हैं। हमें भी जो है कम से कम जो ट्रुथ है
जो रियलिटी है हमारे मीडिया को भी जो है उसको उसी अंदाज से एक्सपोज करना चाहिए। जैसे आप पाकिस्तानी मीडिया हमेशा नेशनल कॉज के साथ खड़ा हुआ है। आप कभी भी हिस्ट्री उठा के देख लें, नहीं ये अभी ताजा तरीन वाकयात में देख लें, पाकिस्तानी मीडिया ने जो स्टैंड लिया वो पूरी दुनिया ने माना। मेरी बात कंप्लीट करने दी। बिल्कुल, ये जो है कि मैं अप्रिशिएट करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस अंदाज से जो है जितना टाइम वो देते हैं, हमारी कोई छोटी सी भी चीज होती है जो हमारी नहीं भी होती जो है उसको एक्सजरेट करके इतना जो है पूरे दुनिया को दिखाते हैं। तो हमें भी ये करना चाहिए कि हमें भी अपना टाइम एलोकेशन जो है उसी हिसाब से जो है देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी अब जो है एक वॉरफेयर है। और ये दो मीडियाज की मैं कहूंगा कि भारत के मीडिया के और पाकिस्तान के मीडिया की जब वॉरफेयर, आप नहीं समझते कि जो अब जंग है पिछले काफी दिनों से वो मैदानों में तो लड़ी जाती है, लेकिन असल जंग जो है वो अब मीडिया में लड़ी जा रही है। बल्कि भारत ने तो हमारे ISPR का एतराफ किया कि जितना प्रोफेशनली हमारा ISPR काम करता है शायद कहीं नहीं करता। तो आप नहीं समझते कि ये एक्सपोज हो गया कि मीडिया का इस्तेमाल जो है ये इस जंग बढ़ाने में और कम करने में बड़ा अहम है? ये बहुत ज्यादा अहम है अभी। और आज अब जो नेचर ऑफ वॉर जो है वो चेंज हो चुकी है। अब वही पहले तो कॉन्टैक्ट वाली जंग होती थी ज्यादा, जिसमें कि फौजी आमने सामने आकर लड़ते थे। अब फौजी आमने सामने आकर भी लड़ेंगे, और मगर उससे ज्यादा अहम जो जंग है वो परसेप्शन की जंग है। और ये परसेप्शन की जंग जो है ये मीडिया लड़ेगा, ये हमारे डिप्लोमेट्स लड़ेंगे। और अभी मीडिया और डिप्लोमेट्स जो है ये हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, क्योंकि इससे पहले कि कोई गोली चले ये वो परसेप्शंस क्रिएट करेंगे कि जो सारी दुनिया के जो इंटरनेशनल ओपिनियन जो है वो हमारे अपने हक में मोल्ड करेंगे और सच दुनिया तक पहुंचाएंगे। अभी आप ये देख लें कि हिंदुस्तान जो है उसने क्या परसेप्शन क्रिएट किया पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। हालांकि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का सबसे बड़ा विक्टिम है। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान से और ईरान से में बैठकर जो वहां के टेररिस्ट ग्रुप्स लॉन्च किए हैं पाकिस्तान के अंदर और इतना नुकसान पहुंचाया है, वो सबसे बड़ा स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म तो हिंदुस्तान है और पाकिस्तान सबसे बड़ा विक्टिम है। बट परसेप्शन जो है वो सारी दुनिया में ये है कि हिंदुस्तान विक्टिम है और पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। अब ये जो जंग है ये हमारी मीडिया ने जीतनी है, ये हमारे डिप्लोमेट्स ने जीतनी है। और ये परसेप्शन जो है इसको हमने रिवर्स करना है और दुनिया को बताना है कि दर हकीकत ये रोल्स जो है ये रिवर्स होने वाले हैं। पाकिस्तान विक्टिम है और हिंदुस्तान वो अग्रेसर है इसमें। बहुत शुक्रिया बुरहान साहब, योर टेक लास्ट, फिर हम प्रोग्राम। मैं ये कह रहा हूँ कि बस जो इनके ब्रिगेडियर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए रिवर्स गियर तो लग चुका हुआ है इंडिया को, अब हमने थोड़ा सा धक्का लगाना है। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक साहब, बुरहान साहब बहुत शुक्रिया आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, आप बुरहान साहब का कहना है कि रिवर्स गियर लग चुका है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि भारत अब दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता जलील और रुस्वा हो रहा है। डिसइंफॉर्मेशन लैब जो सामने आई और उसके बाद भारत के जो करतूत सामने आए, उसके बाद ये ताज़ा तरतीब जो अर्नाब मुखर्जी का गोस्वामी का जो मामला सामने आया, उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भारत किस सतह पे इस खित्ते के अंदर आग और खून का जो खेल है उसे बढ़ाना चाहता है और किस तरह वो अपने मीडिया को इस्तेमाल करता है और उनका मीडिया किस तरह एक टूल के तौर पे उनके साथ खड़ा होता है। पाकिस्तानी मीडिया भी नेशनल कॉज में और अपने मुल्क की दिफा और मुल्क की सलामती के हवाले से कहीं को कंप्रोमाइज़ नहीं करता। इस मीडिया वॉर के अंदर जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान मीडिया वॉर थी, मैं ही समझता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत संजीदा, बुरदबार और एक जिम्मेदाराना रोल निभाया और मुझे उम्मीद है कि दुनिया भी आने वाले दिनों में इस बात को तस्लीम करेगी कि कत्ल भी हम होते हैं, खून भी हमारा बहता है, दहशतगर्द भी हमें कहा जाता है। वो शर्म करनी चाहिए दुनिया को भी और इस बात को समझना चाहिए कि कब तक आखिर आप इस तरह मुसलमानों को शाम से लेके और इराक तक और इराक से लेके अफगानिस्तान तक और अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान तक इस तरह खेलते रहेंगे और हमें दहशतगर्द करार देते रहेंगे। मुसलमान मीडिया को भी थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।